जय हिंद दोस्तों। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं जो रेफ्रिजरेशन की मेथड्स होता है उनके बारे में हमने पहले 3 मेथड कर ली है और अब हम 2 मेथड है उनके बारे में जानेंगे, जिनमें से एक मेथड तो हम अभी देखेंगे और एक मेथड देखेंगे अगली वाली वीडियो में। तो हमने कौन कौन सी मेथड जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली है वो देखिए। हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है, एक तो आइस रेफ्रिजरेशन और एक ड्राई आइस और एक इवेपोरेटिव आइस। आइस रेफ्रिजरेशन मेथड में क्या था, जो आइस है यानी बर्फ है उससे हमें किसी चीज को ठंडा करना था। और ड्राई आइस में हमने क्या किया था, ठोस CO2 का उपयोग किया था। और इवेपोरेटिव में क्या हुआ था, हमारे पास जो भी रेफ्रिजरेंट था यानी कोई भी, जैसे पेट्रोल का उदाहरण लिया था कि पेट्रोल इवेपोरेट हो रहा था और उस जगह को क्या कर रहा था, ठंडा कर रहा था। इस प्रकार से हमने ये 3 मेथड तो हम देख चुके हैं। अब हम करेंगे एयर रेफ्रिजरेशन मेथड। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझने से पहले हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी होगी। एयर रेफ्रिजरेशन जब हम सिस्टम समझेंगे तो इसमें साइकिल आएंगे 2, एक तो होगा हमारा कार्नो साइकिल, एक तो कार्नो साइकिल और एक ब्रेटन साइकिल, जिसे बेल कोलमन साइकिल भी कहते हैं, बेल कोलेमन साइकिल। ठीक है, ये 2 साइकिल समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये इसमें क्या क्या है, एंट्रोपी समझनी पड़ेगी, आइसोथर्मल क्या होता है ये समझना पड़ेगा, एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है ये देखना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है और रेफ्रिजरेंट क्या है, वर्किंग फ्लूइड किसे कहते हैं, और हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रोपी के बारे में। देखिए एंट्रोपी के बारे में, मान लिया कि हमारे पास पानी है, जिसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मैंने यहाँ लगा दिया एक थर्मामीटर, यहाँ ये थर्मामीटर इसका टेम्परेचर बता रहा है कि इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे मैंने एक बर्नर लगा दिया, ये बर्नर क्या करेगा, अपनी हीट देगा पानी को। ये अपनी हीट जब पानी को देगा तो पानी के अंदर क्या है, जो इसके मॉलिक्यूल्स है, इसके पानी के जो मॉलिक्यूल्स है इनमें दूरियां बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे हम ऊष्मा देते जाएंगे दूरियां बढ़ने लगेगी, यानी अणुओं की अस्त व्यस्तता होगी, मॉलिक्यूल्स है उनकी अस्त व्यस्तता होगी, उसे ही कहते हैं हम एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, अणुओं की अस्त व्यस्तता होती है। तो इस हिसाब से आप दिमाग लगाइए कि मान लो पानी से पहले है बर्फ, तो इसमें परमाणु अणु जो है इनकी अस्त व्यस्तता कम होगी, यानी वो पास पास होंगे, इसलिए वो क्या है, बर्फ है, पास है, यानी एंट्रोपी कम है। इसके बाद में क्या बनता है, पानी की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, थोड़ी अधिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा हिलना डुलना स्टार्ट कर देंगे ज्यादा। तो पानी को जब और हीट देंगे तो पानी के बाद में आ जाती है भाप या वाष्प या स्टीम, जिसे बोलते हैं स्टीम। इस स्टीम के अंदर क्या होगा, अणुओं की जो स्पेस है वो और ज्यादा हो जाएगी, वो और ज्यादा स्पेस में मूव करने लगेंगे, तो एंट्रोपी इसकी अधिक। तो सबसे कम एंट्रोपी बर्फ, उससे ज्यादा पानी, उससे ज्यादा भाप। यहाँ क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी था, उसके बाद में पानी को क्या किया, हीट दी, हीट देने के बाद ये धीरे धीरे पहुंच गया हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसकी एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई, इसकी एंट्रोपी हमारी बढ़ गई। यहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है, ऊष्मा दे रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, यहाँ क्या हुआ, एंट्रोपी को S से डिनोट करेंगे, तो S यानी एंट्रोपी बढ़ रही है और क्या बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये दोनों इंक्रीज हो रहे थे। इसके बाद क्या होगा, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, एक बार प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर पानी का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और कितने बार प्रेशर पे, एक बार प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर। बार दाब की इकाई होती है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। 100 डिग्री टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय दाब पर क्या हुआ, ये पानी उबलना स्टार्ट हो गया। अब जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर भी उसको और हीट देते जाएं तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा और वो भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बनना। ये अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि पानी जब 0 से 100 डिग्री तक जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो हीट दे रहे हैं इसे बोलेंगे हम सेंसिबल हीट। और यहाँ एंट्रोपी चेंज हो रही है, परमाणु की अस्त व्यस्तता ज्यादा हो रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और उसके बाद में क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार प्रेशर पे पानी का जो टेम्परेचर है वो स्थिर हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। फिर भी यदि इसे और हीट देते जाएं तो पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपनी फेज चेंज करेगा, तो इसे बोल लेंगे हम लेटेंट हीट, यानी वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा, वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा। तो उसके बाद क्या होगा, देखो एंट्रोपी 100 डिग्री टेम्परेचर तक तो एंट्रोपी बढ़ी थी, इसके बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा था, टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाने के बाद कांस्टेंट, उसके बाद में यदि हीट और देते जाएंगे तो परमाणुओं की अस्त व्यवस्था बढ़ेगी, क्यों, पानी था, अस्त व्यवस्था कम थी, भाप बनेगी और ज्यादा अस्त व्यवस्था हो जाएगी, इसका मतलब है कि एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी जब भी हम हीट देते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और जब हम हीट गेन करते हैं यानी उससे खींचते हैं तो एंट्रोपी कम होगी। जैसे यहां मान लो भाप बन गई, यहां थी वाष्प, भाप थी, ये भाप को वापस कन्वर्ट कर रहे हैं अपने पानी में, तो इससे हीट खींचेंगे तो अस्त व्यवस्था कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो एंट्रोपी पानी की और कम होगी। अब एंट्रोपी, ये पानी से यदि हीट अपने खींचेंगे तो क्या होगा, पानी के अणुओं की अस्त व्यवस्था कम हो जाएगी, यानी एंट्रोपी कम हो जाएगी, और क्या होगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होती है हमारी एंट्रोपी, यानी हीट देने पर, उष्मा देने पर एंट्रोपी बढ़ेगी। कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त टेम्परेचर बढ़े, उष्मा देने पर टेम्परेचर बढ़ता है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त बढ़े, ठीक है। और उसके बाद में हम करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है, देखो पानी को हीट दी थी, पानी गर्म हुआ, 100 डिग्री टेम्परेचर गया, 100 डिग्री के बाद क्या हुआ, पानी जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, और टेम्परेचर हमारा थर्मामीटर में कांस्टेंट दिखा रहा था, तो क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसे ही बोलते हैं आइसोथर्मल। जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो एंट्रोपी समझ में आ गई, आइसोथर्मल समझ में, आइसोथर्मल, आइसो जहां लग जाए वो चीज लगभग कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट, जैसे आइसोथर्मल लग गया तो 100 डिग्री पे कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद में क्या हुआ, पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, तो 100 डिग्री पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसे बोलते हैं आइसोथर्मल। अब आता है एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक। देखो इसके अंदर लास्ट में नाम आता है एंट्रोपी, आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक यानी एंट्रोपी क्या रहेगी, यहां कांस्टेंट रहेगी। तो एंट्रोपी कांस्टेंट कब रहेगी, मैंने अभी बताया कि हीट देने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट देने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट खींचने पर एंट्रोपी घटेगी। यदि हम हीट ना दें और हीट उससे ले भी ना तो एंट्रोपी स्थिर रहेगी। तो जिस प्रोसेस में ना तो हीट दी जाती है और ना हीट ली जाती है, उस जगह एंट्रोपी क्या रहेगी, उस जगह एंट्रोपी रहेगी हमारी आइसेंट्रोपिक, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, देखो ना तो हीट दी जाती है और ना हीट ली जाती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, अपने मस्त एग्जांपल। हमने देखा है जो अपनी चाय होती है उसको हम थर्मस में रखते हैं, गर्म चाय को हम थर्मस में रखते हैं। तो ये थर्मस क्या होता है, इस थर्मस के अंदर यहाँ कुछ रुद्धोष्म पदार्थ लगाया जाता है और उसके ऊपर एक ढक लगाया जाता है, वो भी रुद्धोष्म होता है, रुद्धोष्म। तो जिसके कारण क्या है, हमारी चाय हम लंबे समय के लिए हम गर्म रख सकते हैं। तो ना तो हीट क्या होती है बाहर से अंदर जा पाती है और ना ही गर्म चाय की जो हीट है वो बाहर जा पाती है। तो ये जो हमारा प्रक्रम है ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। जब हीट अंदर नहीं जाएगी, हीट बाहर नहीं जाएगी, तो एंट्रोपी क्या इसकी चेंज होगी, ना तो इसकी एंट्रोपी चेंज होगी, ना एंट्रोपी घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, ये हमें एक आदर्श उदाहरण लेके चल रहे हैं। रियल में क्या होता है कि धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाती है, एंट्रोपी उसकी कम होने लगती है। लेकिन एक आदर्श तरीके से देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम मान लो कि ऐसा बना दें तो चाय हमारी कभी भी ठंडी नहीं होगी, कभी भी हमारी चाय क्या नहीं हुई, ठंडी नहीं होगी। तो उसे बोलते हैं आइसेंट्रोपी, यानी इसकी एंट्रोपी यानी अस्त व्यवस्था जो थी वो स्थिर रही। एडियाबेटिक, तो हम आइसेंट्रोपिक की जगह एडियाबेटिक यूज कर सकते हैं। एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, आइसेंट्रोपिक यानी एंट्रोपी सेम रहेगी। देखो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी तीनों। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है। रेफ्रिजरेशन अपने आज 2-3 वीडियो में देख चुके हैं। रेफ्रिजरेशन यानी किसी जगह को ठंडा करना, किसी सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम बोलेंगे, तो किसी सिस्टम यानी तंत्र, सिस्टम को ठंडा करना क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। रेफ्रिजरेशन को हिंदी में कहते हैं हम प्रशीतन, प्रशीतन यानी ठंडा करना। जैसे हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर कोई चीज रखते हैं और फ्रिज के अंदर का जो सिस्टम है उस फ्रिज को बोलेंगे सिस्टम, बॉडी है वो पूरी, वो उसके अंदर है सिस्टम, उस सिस्टम को हम ठंडा कर रहे हैं, यानी उसे क्या कर रहे हैं, प्रशीतित कर रहे हैं, प्रशीतन कर रहे हैं उसके अंदर, वो है हमारा रेफ्रिजरेशन। और पूरा जो फ्रिज है हमारा वो कहलाता है हमारा रेफ्रिजरेटर।
जिसके अंदर प्रशीतन क्रिया होती है वो होता है रेफ्रिजरेटर। जो वर्क करता है वो हो रहा है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेशन मेथड होगी एक तरह से हमारी ठंडा करने की, और रेफ्रिजरेटर जो वास्तव में वर्क कर रहा है वो हो गया। और रेफ्रिजरेंट क्या हो गया? रेफ्रिजरेंट हो गया कि जो हमारी रेफ्रिजरेशन क्रिया करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो हमारी रेफ्रिजरेशन क्रिया करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट। यानी फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में एक फ्लूइड जाता है पाइपों के माध्यम से, और पाइपों के माध्यम से वो क्या करता है? हमारा जो फ्रीजर होता है जिसके अंदर बर्फ जमती है, वहां पे लगी होती है कुछ ऐसे, जैसे ये हमारा जहां बर्फ जमती है वो फ्रीजर हो गया, और यहाँ पे कुछ ट्यूब्स लगी होती है। ये ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? फ्लूइड का वो फ्लो होता है, जिसे बोलते हैं हम रेफ्रिजरेंट, या हम बोलते हैं वर्किंग फ्लूइड। हमारा वो क्या होता है? वर्किंग फ्लूइड होता है। वो वास्तव में हमारे क्या करता है? वर्क करता है। तो वर्किंग फ्लूइड क्या करेगा? यहां से हीट गेन करेगा, यहां से हीट ले लेगा, और क्या हो जाएगा? यहां पे वो क्या है? अभी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, यहां लिक्विड फॉर्मेट में जब ये हीट गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। उसकी क्या बन जाएगी? भाप बन जाएगी। ये यहां से इतनी हीट गेन कर लेगा कि यहां क्या कर देगा? ये भाप बन जाएगा। भाप बन के और जो पाइप है उनके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां से हीट लेके ये भाप बनाया तो इस एरिया का टेम्परेचर क्या कर देगा? कम। यहां का जो टेम्परेचर है ये क्या कर देगा? कम कर देगा, और हमारा फ्रिज क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो जो चीज ठंडा कर रही है, जो हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वर्किंग फ्लूइड या रेफ्रिजरेंट। आया समझ में? अब जैसे अपने एक मेथड पढ़ेंगे, अभी जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो हमारी है एयर रेफ्रिजरेशन मेथड। देखो, एयर के द्वारा रेफ्रिजरेशन होगा, एयर के द्वारा प्रशीतन होगा, ये सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो यहां हमारा वर्किंग फ्लूइड या रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार जैसे ये आगे वाला आएगा तो इसमें है वेपर कंप्रेशन, तो यहां हमारा वर्किंग फ्लूइड हो जाएगा वेपर। तो अब हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इससे पहले दो चीज और देख लेते हैं। हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है? हीट एक्सचेंज से मतलब है, देखो, हीट एक्सचेंजर यानी हीट का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, यानी परिवर्तन करेगा। यानी गर्म को ठंडा कर सकता है, ठंडे को गर्म कर सकता है। तो हीट का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। जैसे अपने जो थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था हमने, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी थर्मल पावर प्लांट वाली, उस प्लांट वाली वीडियो में हमने देखा था कि एक कूलिंग टावर देखा था। कूलिंग टावर में क्या हो रहा था? ऊपर से स्टीम नोजल के द्वारा स्टीम नीचे गिराई जा रही थी, और नीचे से एयर ऊपर जा रही थी। तो क्या हुआ था? एयर जब स्टीम के कांटेक्ट में आ रही तो स्टीम को ठंडा कर रही थी, तो वो एक तरह की हीट एक्सचेंजर ही हो गया। हीट का एक्सचेंज हो रही थी, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर हो गया। इस प्रकार से हीट एक्सचेंजर, उसमें हमने एक देखा था कंडेंसर। कंडेंसर क्या कर रहा था? जो टरबाइन से स्टीम आ रही थी, लो प्रेशर की जो टरबाइन से स्टीम आ रही थी, उस स्टीम को ये कंडेंसर क्या कर रहा था? पानी में कन्वर्ट कर रहा था कूलिंग टावर की मदद से। तो ये हमारा क्या था? हीट एक्सचेंजर ही तो था। क्यों? स्टीम आ रही थी, वो गर्म थी, उसे ठंडे में बदल रहा था, तो हीट एक्सचेंज कर रहा था। तो ये हमारा क्या करेगा? हीट एक्सचेंज में कंडेंसर का क्या काम होगा? ये हीट एक तरह से क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है। क्योंकि देखो, यहां पे क्या थी? हीट ज्यादा थी, यानी जो टरबाइन से हमारी स्टीम आ रही थी उसकी हीट क्या थी? ज्यादा थी। उसको कम कर दिया हीट को, यानी उसकी एंट्रोपी क्या कर दी? कम कर दी। एंट्रोपी कम करने के बाद, यानी एंट्रोपी कब कम होगी? जब हीट खींचेंगे। हीट जब खींची, एंट्रोपी कम होगी, तो वो काम करेगा कंडेंसर। इवेपोरेटर इसका उल्टा काम करता है। इवेपोरेटर क्या करेगा? ये हीट गेन करेगा। हीट क्या करेगा? गेन करेगा। और हीट गेन करके ये क्या कर देगा? जो लिक्विड है उसे कन्वर्ट कर देगा भाप में। जैसे हमने अभी ये उदाहरण लिया था, ये हमारा जो ट्यूब्स लगी होती है, ये इवेपोरेटर ही होता है। इसके अंदर क्या होती है? जैसे ही ये हीट गेन करता है और ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है भाप में, तो ये काम करेगा इवेपोरेटर। यानी यहाँ हीट गेन हो रही है और यहाँ हीट रिजेक्ट हो रही है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से हीट एक्सचेंजर हो गया। अब हम पढ़ते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। उसमें कौन कौन से साइकिल होता है उनके बारे में पूरी देखते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इस नाम से हमें समझ आ रहा है कि जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें रेफ्रिजरेशन होगा, और किसकी मदद से? एयर की मदद से। तो एयर हमारा क्या हो गया? रेफ्रिजरेंट हो गया। रेफ्रिजरेंट यानी हमारा क्या हो गया? वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड हो गया हमारा। वर्किंग फ्लूइड यहाँ क्या होगा? एयर होगा। और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होगा? हमारा वर्किंग फ्लूइड वेपर होगी। अब देखो, ये जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो ओपन में,
ओपन में एयर जब किसी चीज को ठंडा करेगी तो ओपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और जब क्लोज में करेगी तो क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब देखते हैं कैसे। ओपन एयर का अपन एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे घर में कमरा है कोई, उस कमरे में क्या है, दो दरवाजे हैं, एक इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। तो क्या होती है, जब एयर इधर वाली दरवाजे से आएगी और इधर वाले दरवाजे से निकलेगी तो हमारे कमरे को धीरे धीरे वो क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। तो यानी जब एयर किसी जिस जगह को हमें ठंडा करना है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए, प्रशीतित, ठंडा करने का मतलब हिंदी में बोल रहे हैं तो जिस जगह को ठंडा करना है यानी उसे प्रशीतित करना है। जिस जगह को हमें प्रशीतन देना है, प्रशीतित करना है, उस जगह से एयर को डायरेक्ट गुजारा जाए, उस जगह से डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर आए, तो उस जगह, तो उस साइड के सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलेंगे। तो वो ओपन एयर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, जगह को ठंडा करके आगे चल गई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम करते हैं क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब क्लोज से समझ में आता है कि जिस जगह को हमें ठंडा करना है, जिस सिस्टम को ठंडा करना है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर नहीं आएगी। तो कैसे लाएं कांटेक्ट में? कांटेक्ट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां हम पाइप्स का यूज कर सकते हैं। देखो किस प्रकार, जैसे मान लो कि हमें इस जगह को क्या करना था, ठंडा करना था। ये हमारा हो गया सिस्टम। इस जगह को हमें करना था सिस्टम यानी तंत्र। इस जगह को हमें करना था ठंडा। हम एयर, यहां से हमने एयर घुसा दी, यहां से एयर जाएगी, यहां पे लगी होगी ट्यूब्स, ऐसे हमने ट्यूब्स लगा दी और यहां से एयर को निकाल दिया बाहर। तो जब ये ट्यूब्स के मध्य एयर का फ्लो होगा तो ये एयर क्या कर लेगी, यहां से हीट को गेन कर लेगी और बाहर चली जाएगी और इस जगह को कर देगी ठंडा। तो ये हो गया हमारा क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने दो देख लिए, एक तो देख लिया हमने ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एक देख लिया क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दो कौन कौन से, एक तो ओपन और एक क्लोज। ओपन और क्लोज। ओपन में क्या आएगी, एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में, यहां क्या आएगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी और यहां डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी। ठीक है, हमने ये दो तो देख लिए। इसके बाद में अब देखते हैं हम अब आगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और क्या होता है। एयर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर हम दो साइकिल पढ़ेंगे। एक तो हम जो साइकिल पढ़ेंगे उसका नाम है कार्नो साइकिल। ये कार्नो साइकिल, इसे बोलते हैं हम रिवर्स्ड कार्नो साइकिल। ये बताऊंगा क्या सिस्टम है रिवर्स्ड का। रिवर्स्ड कार्नो साइकिल एक तो हम पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल। रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल, BRAYTON, ब्राइटन साइकिल। इसे ही रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, बेल कोलेमन साइकिल बोलते हैं। बेल कोलेमन साइकिल बोलते हैं। तो हम दो, इसमें दो हम साइकिल पढ़ेंगे, एक तो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल और एक रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल या बेल कोलेमन साइकिल। तो ये चीज कार्नोट साइकिल करेंगे उससे पहले हम समझते हैं ये रिवर्स्ड क्यों लगाए। हमने क्या किया, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा था। उनका जिक्र थोड़ा सा करते हैं, फिर आपको ये पूरा साइकिल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो, हमने देखा था, यहां देखा था इंजन, एक हमने देखा था हीट इंजन और एक देखा था हमने रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन में क्या था, हम एक सोर्स जिसका टेम्परेचर था हाई और एक सोर्स था जिसका टेम्परेचर, जिसे सिंक बोला था, उसका टेम्परेचर था लो। हाई टेम्परेचर से हमारी क्या थी, उष्मा आ रही थी यानी QH आ रही थी, यहां इंजन वर्क कर रहा था और यहां पे क्या हुआ, हमारी हीट जो है वो वापस आगे जा रही थी QL, और यहां पे हमें कुछ वर्क मिल रहा था। जैसे हमने क्या किया, इंजन का ही उदाहरण लेते हैं, हमने फ्यूल जलाया तो हमें हीट मिली, हीट मिलने के हमारा इंजन वर्क किया और हमें क्या मिला, वर्क मिला। ये इंजन चलेगा, हमें वर्क मिलेगा, यानी गाड़ी हमारी मूव होगी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ साइलेंसर में से धुआं बाहर निकल जाएगा। तो ये जो धुआं बाहर निकल रहा है ये चला जाएगा वातावरण में, यानी जिसका टेम्परेचर कम है वहां चला जाएगा। ये सिस्टम था हमारे। और रेफ्रिजरेटर में क्या था, ये था हमारा हायर सोर्स और ये हमारा था लोअर। यहाँ का टेम्परेचर हाई था, यहाँ का लोअर था, और यहाँ हमने लगा दिया था रेफ्रिजरेटर। हमें क्या करना था, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ही काम करना होता है, किसी जगह को ठंडा करना, वातावरण से ठंडा करना।
तो ये ठंडा है, इसे हम और ठंडा करेंगे। इसे ठंडा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट निकालनी पड़ेगी। तो हीट यहां से यहां फ्लो करवाएंगे। हीट जब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम क्या कहता है कि हीट का जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवाते हैं तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ करवाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। फ्रिज में यही तो होता है, हमें क्या है, फ्रिज के अंदर से हीट निकालनी है और बाहर छोड़नी है, इसलिए हमें फ्रिज का जो प्लग है वो लगाना पड़ता है और उस पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ से हीट जाएगी QL, और यहाँ पे ये हीट आगे वर्क करने के बाद हीट रिजेक्ट कर देगी वातावरण में, और वो मान लिया हमने QH। ये सिस्टम हमने किया था। तो देखो आगे देखो, ये हमारा था हीट इंजन और ये हमारा था रेफ्रिजरेशन। क्या आपको लगता है कि ये जो सिस्टम है इसका बिल्कुल उल्टा ये है, ये जो है ये इसका बिल्कुल क्या है, उल्टा है। देखो हाई सोर्स से लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ उष्मा का फ्लो, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ऊर्जा का फ्लो, उष्मा का फ्लो, तो उल्टा है। यहां हमें वर्क मिलता है, यहां हमें वर्क देना पड़ता है, तो उल्टा है। सिस्टम समझ में आया। तो ये क्या होता है, हीट इंजन जो है, हीट इंजन का उल्टा होता है हमारा रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन का उल्टा होता है हमारा रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन जो काम करता है, इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफिशियंसी जो मिलती है वो हमें मिलती है कार्नोट साइकिल पे। कार्नो साइकिल पे मिलती है हमें सबसे ज्यादा इफिशियंसी। लेकिन कार्नो जो साइकिल है, ऐसा इंजन हम बना नहीं सकते, ऐसा ये जो हीट इंजन है ये हम बना नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ही नहीं बना सकते। इसलिए ये जो हमारा साइकिल हो जाता है ये हमारे लिए हो जाता है आदर्श साइकिल। आदर्श यानी हीट इंजन के लिए आदर्श साइकिल का काम कौन करता है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल जो था, इसने एक बात कह दी थी कि कार्नो साइकिल का यूज करके ही हम हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं या मैक्सिमम बना सकते हैं। ऐसा कोई साइकिल नहीं है और कोई साइकिल नहीं है जो इसकी इफिशियंसी बढ़ा सके। ये एकमात्र कार्नोट साइकिल है जिसपे यदि इंजन बना सके बनता नहीं है, यदि बना लें तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी होगी। तो देखो, तो हीट इंजन के लिए जो आदर्श साइकिल है वो कौन हो जाएगा, कार्नो साइकिल। तो हमें पता है कि हीट इंजन का उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा इसका उल्टा करने के लिए हम लगाएंगे रिवर्स्ड, यानी उल्टा रिवर्स्ड। तो इसे बोल दिया हमने रिवर्स्ड कार्नो साइकिल, रिवर्स्ड कार्नो साइकिल। तो देखो इसके लिए ये था कार्नो साइकिल, तो ये इसके लिए आदर्श था। इसके लिए आदर्श कौन हो जाएगा, ये आदर्श हो जाएगा, यानी रिवर्स्ड कार्नो साइकिल इसके लिए क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। तो क्या ऐसा हम रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं जो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे पूरी तरह काम करे? असंभव है। ये भी असंभव था, ये भी बनाना क्या था, असंभव था, और ये भी बनाना क्या हो जाएगा, असंभव। ये बनाना भी असंभव था, ये बनाना भी असंभव। ये कार्नोट साइकिल पे आधारित था, ये रिवर्स्ड कार्नोट, क्योंकि उल्टा है तो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे। इसमें टेम्परेचर हाई से लो की तरफ आ रहा था, इसमें लो से हाई की तरफ जाएगा। ये बिल्कुल इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। रिवर्स्ड कार्नो बोलते हैं इसे, मैं यहां लिख देता हूं, रिवर्स्ड कार्नो साइकिल। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स कार्नो साइकिल पे। अब आपको क्या है, ये पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब हम जब इसकी प्रोसेस करेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स्ड कार्नो साइकिल के बारे में। अब देखो भी, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के बारे में, हीट इंजन के अंदर जो कार्नोट साइकिल बनता था हमारा, वो कुछ इस प्रकार से बनता था। उसका जो साइकिल था वो कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से। तो हमें पता है कि जो हमारा हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर जो है हीट इंजन का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो अब हम जो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल बनाएंगे वो इसका बिल्कुल उल्टा बनाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी कुछ इस प्रकार चलेगी। ये इस प्रकार चल रही थी, ये उसका उल्टा है तो ये इस प्रकार चलेगी। ये होता है हमारा टीएस डायग्राम, ये होता है टेम्परेचर, और ये होती है हमारी एंट्रोपी। ये हमारा टीएस डायग्राम था,
ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है इसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम देखते हैं एक चीज कि हमारा था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वर्किंग फ्लूइड था हमारा एयर। एक बार एयर को छोड़ते हैं साइड में और वर्किंग फ्लूइड हम ले लेते हैं एक बार ऐसी कोई चीज जो इवेपोरेट हो सकती है, जैसे हमने ले लिया पेट्रोल। पेट्रोल को थैली पे रखा, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। ये थैली को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। इस हथेली को इसने क्या कर दिया, हीट लेके ठंडा कर दिया और वो वातावरण में चलेगी। फिर हमने और पेट्रोल डाल दिया, फिर हथेली ठंडी होगी, तो हमें कितना सुकून मिलता है। अब हमने सोच लिया, अब हमने सोचा कि इस हथेली को क्यों ना पूरे दिन ही ठंडा रखा जाए। पूरे दिन ही ठंडा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार पेट्रोल डालना पड़ेगा। इस बार बार पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल तो पहले भी महंगा है, इस प्रकार से तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेट्रोल जा रहा था उड़ के, क्यों ना इसे वापस पेट्रोल बना लिया जाए। ये हम एक उदाहरण ले रहे हैं, कोई रेफ्रिजरेटर के अंदर कभी भी पेट्रोल यूज नहीं होता। ये हम उदाहरण आपको समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूं। क्यों ना उस पेट्रोल को वापस पेट्रोल बना लिया जाए, उस पेट्रोल को वापस पेट्रोल बना लिया जाए। उस पेट्रोल को यदि हम वापस पेट्रोल बना ले तो उस पेट्रोल को थैली पे लाके छोड़ देंगे और वापस वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी थैली को ठंडा कर देगा। तो अब देखो क्या सिस्टम हुआ, हमने क्या किया, हमारे पास वर्किंग फ्लूइड, एक बार हम पेट्रोल मान के चलते हैं। इस पेट्रोल ने क्या की, हथेली से क्या की, हीट गेन की। तो हीट गेन की और ये क्या हो गया, गर्म हो गया और इवेपोरेट हो गया। हीट गेन की, इवेपोरेट हो गया। तो ये हीट गेन कर रहा है, यानी ठंडे से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो ये हमारा है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर है, ये हमारा है इवेपोरेटर। क्योंकि मैंने बताया था हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में अभी बताया था कि इवेपोरेटर क्या करेगा, हीट गेन करेगा और किसी चीज को इवेपोरेट कर रहा है। तो हीट गेन की और इवेपोरेट कर दिया पेट्रोल को। ये पेट्रोल क्या होगा, अब इस पेट्रोल को हमें द्वारा क्या करना था, जो पेट्रोल उड़ गया उस उड़े हुए पेट्रोल को द्वारा पेट्रोल में बदलना था। ये काम कौन करता है, ये काम करता है कंडेंसर। जैसे टरबाइन से स्टीम आई, पावर प्लांट में हमने देखा टरबाइन से स्टीम आई, उस वो कंडेंसर में गई और कंडेंसर ने क्या किया, स्टीम से हीट क्या की, गेन की। हीट को खींचा, खींचा या रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया। मैंने खींचा बोल दिया तो आप सोच रहे हो खींचा होगा, रिजेक्ट किया। हीट को कंडेंसर से क्या किया, हीट को रिजेक्ट किया और कंडेंसर ने क्या कर दिया, हीट रिजेक्ट की। रिजेक्ट की तो वो किस में बदल गया था, वाटर में। तो अब हमें पेट्रोल को क्या करना है, वापस जो इवेपोरेट पेट्रोल हुआ था उसे वापस पेट्रोल में बदलना है। तो यहां हम लगा सकते हैं हम कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होगा, यहां से हीट गेन करेगा, इवेपोरेट हो गया, यहां गया हीट रिजेक्ट कर दी और वापस पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। ये तो हमें चाहिए था। अब ये सिस्टम करने के लिए हमें दो डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। क्या, यहां से जो पेट्रोल निकला है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां हम लगा सकते हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, हम करते हैं पंप। पंप करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पंप करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां हम लगा सकते हैं पंप। एक बार इसे हम बोल देते हैं पंप, पंप बोल दिया एक बारी। वैसे इसे क्या बोलेंगे हम, कंप्रेसर, क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर, पंप को हटा देते हैं, कंप्रेसर बोलेंगे, हम बोल दिया कंप्रेसर। अब क्या होगा, पेट्रोल उड़ा, कंप्रेसर में गया, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद ये कंडेंसर में गया और कंडेंसर क्या कर देगा, पेट्रोल को, जो उड़ा हुआ पेट्रोल था उसे वापस पेट्रोल में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये आएगा आगे। आगे आना चाहिए था इवेपोरेटर में, लेकिन क्या हुआ, यहां पे हमने प्रेशर इंक्रीज किया था। ये आपको समझ में आ जाएगा प्रेशर इंक्रीज क्यों किया, आगे समझ में आएगा। तो यहां पे हमें एक चीज लगानी, डिवाइस लगानी पड़ेगी जो इसका प्रेशर वापस क्या कर दे, कम कर दे। तो यहां लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव करना। जब क्या करेगा, ये पेट्रोल बन के इधर से वापस आएगा तो इसका क्या कर देगा, ये फैलाव कर देगा। फैलाव करेगा, किसी चीज का फैलाव होता है तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे कंप्रेसर के अंदर क्या था, ये कंप्रेस कर रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था, कंप्रेस ना करके इसको कम कर दें तो वापस क्या हो जाएगा, यानी इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, इसे वापस भेज देंगे यहां। तो ये हमारा एक साइकिल बन गया, हमारा ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। इसी प्रकार साइकिल होता है हमारा ये कार्नोट साइकिल। अब ये देखते हैं कार्नोट साइकिल किस प्रकार वर्क करेगा। अब अपने पूरा कार्नोट समझेंगे। अब देखो कार्नो साइकिल में क्या होता है। अब स्टार्टिंग करते हैं हम, चलो हम देखते हैं सबसे पहले कंप्रेसर।
हम क्या करेंगे, एक बार एयर, ये एयर में काम आ रहा है, हमारा रेफ्रिजरेंट है एयर, और हम पढ़ रहे हैं कार्नोसाइकिल। एक बार हम एयर को छोड़ के हम यहाँ क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई और वर्किंग फ्लूइड है, क्योंकि हमें कार्नोसाइकिल ढंग से समझना है, तो एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास और कोई फ्लूइड है। इस फ्लूइड ने क्या किया, ये फ्लूइड जब यहाँ से कंप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, हमने क्या किया, हमारा फ्रिज कैसे वर्क करेगा, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या करेगा, फ्रिज के अंदर एक ब्लैक कलर से लगा होता है नीचे की तरफ, आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं हम कंप्रेसर। वो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर करेगा कि जो इवेपोरेटर से हीट गई थी, जो स्टीम बन के गई थी, हीट जो वो सॉरी वाष्प गई थी, उसे क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। जब कंप्रेसर कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ा देगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं, आपने जैसे किसी के साथ लड़ाई होती है, मान लो, उसे हम उसके ऊपर कूदते हैं या उसे दबाते हैं तो उसको गुस्सा आता है, वो गर्म होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। उसी प्रकार से कंप्रेसर में होता है। कंप्रेसर में क्या हुआ, जब इसे कंप्रेस किया गया तो प्रेशर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होकर कहां जाएगा, कंडेंसर। तो हमारे फ्रिज के पीछे एक जालीनुमा संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, ये ट्यूब्स सी होती है और यहाँ पे ऐसे कुछ लगा होता है, ये हमारा होता है कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या करता है, इसके अंदर हमारा वर्किंग फ्लूइड फ्लो होता है, वर्किंग फ्लूइड। ये वर्किंग फ्लूइड जब इसके अंदर फ्लो होता है तो इसका टेम्परेचर क्या है, हाई, और प्रेशर क्या है, हाई। और ये किस में है, अभी यहां से जब ये यहां जाएगा तो ये किस में होगा, वर्किंग फ्लूइड हमारा भाप में होगा, वेपर में होगा। जब ये वेपर में होगा तो इस वेपर के, इस पाइप्स के कांटेक्ट में आएगी एयर। ये एयर जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो इसे, जो इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है उसे कर देगी ठंडा, यानी उससे हीट क्या कर लेगी, खींच लेगी, मतलब हीट रिजेक्ट करवा देगी। किससे, वर्किंग फ्लूइड से हीट खींच रही है, तो ये वर्किंग फ्लूइड से हीट खींच रही है, क्यों जा रहा है बाहर, वर्किंग फ्लूइड से हीट खींच रही है। अब ये खींचने के बाद वापस कन्वर्ट होगी लिक्विड में। अब ये लिक्विड कहां जाएगा, आगे जाएगा यहां जब जाएगा तो एक्सपेंशन वाल्व लगा है, ये एक्सपेंशन वाल्व उसे क्या कर देगा, थोड़ा फैला देगा। एक्सपेंशन वाल्व इसे फैला देगा, फैलाने के बाद यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम, प्रेशर क्या हो गया, कम, टेम्परेचर भी थोड़ा कम, फैलाएगा, टेम्परेचर प्रेशर घट गए, और ये अब जाएगा इवेपोरेटर में, यानी हमारे फ्रिज के अंदर। जो हमारे फ्रिज के अंदर जहां बर्फ जमाते हैं वहां कुछ ऐसा लगा होता है, यहां जाली सी दिखाई होती है इस प्रकार से, और इसके अंदर ऐसे लगी होती है, ये होता है हमारा इवेपोरेटर। ये क्या करेगा, अंदर से हीट गेन करेगा, और वर्किंग फ्लूइड है वो हीट गेन कर लेगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, वापस वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये यहां से क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो आप एक चीज देखो, इवेपोरेटर में हीट हुई गेन, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, इवेपोरेटर में हीट गेन हुई तो एंट्रोपी जो है ये बढ़ेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये फ्लूइड इवेपोरेटर में पहुंचता है तो इवेपोरेटर में क्या हुआ, हीट गेन करके ये किस में बदल रहा है, वेपर में। तो मैंने बताया था कि पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना स्टार्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट, 100 डिग्री पे उबलना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद टेम्परेचर उसका रहता है कांस्टेंट, और वो वेपर में स्टार्ट हो जाता है बदलना। तो यहाँ क्या था, पहले लिक्विड था, वेपर में स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट गेन करेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, और टेम्परेचर रहेगा हमारा यहाँ कांस्टेंट। इवेपोरेटर में क्या सिस्टम हुआ, एंट्रोपी बढ़ेगी और टी कांस्टेंट। फिर हुआ आगे आ गया पंप हमारा, पंप में क्या होगा, पंप में प्रेशर बढ़ेगा, पंप जब करेंगे हम, कंप्रेस जब हम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहां क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये चला जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, जो हमारी वेपर बनी थी उस वेपर को क्या कर दे, वेपर एयर के कांटेक्ट में आएगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, ये जो मैंने बताया था इस प्रकार से। और एयर क्या करेगी, उससे हीट निकाल लेगी। जब ये हीट निकालेगी तो ये किस में बदल रहा है, वेपर से लिक्विड में, बदल रहा है। तो वेपर से जब लिक्विड में बदल लेगा तो टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फेज चेंज हो रही है, तो यहां पे फिर कांस्टेंट। तो यहां क्या चीज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और हीट इससे खींच रहा है, हीट जब खींचेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, कम। तो यहां एंट्रोपी घटेगी, यहां एंट्रोपी घटेगी और टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट, एंट्रोपी बढ़ेगी, यहां प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे, और यहां प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन हो जाएगा। अब एक एक चीज चलो अपने साथ साथ समझेंगे उसको।
अब ये देखो, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका साइकिल बनाते हैं। हमने स्टार्ट किया था पंप से, हमने स्टार्ट करते हैं पंप से। मैंने क्या किया, पंप में आई जो वेपर थी वो पंप में आई, और पंप ने क्या किया, कंप्रेस किया, और 1 से 2 हो जाएगी, कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। 1 से 2 इसे मान लिया, 1 से 2 प्रोसेस हमारी ये होगी। उसके बाद में 2 से 3, यहां पे ये आएगा 2, यहां पे आएगा हमारा 2, ये 2 और ये मान लेते हैं हम 3। तो अब कंडेंसर में क्या होगा, हीट रिजेक्ट, यानी हीट निकलेगी बाहर, हीट निकलेगी बाहर। हीट जब बाहर निकलेगी तो कंडेंसर में क्या होगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये हमारी प्रोसेस होगी 2 से 3, 2 से 3। इसके बाद में ये इसके इनलेट पे 3 आ गया, और ये क्या कर देगी, एक्सपेंड कर देगा, एक्सपेंशन वाल्व एक्सपेंड कर देगा। तो ये होगी हमारी 3 से 4 प्रोसेस। और इवेपोरेटर पे क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे वापस आ गया 4, और यहाँ पे वापस ये देखो 1 आ गया। तो हमारे इवेपोरेटर पे हो जाएगी 4 से 1। अब इसको हम टीएस डायग्राम से समझाते हैं, टीएस डायग्राम से। अब देखो, इससे थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये थोड़ा कचरा हो गया। देखो ये अब अपने ये साइकिल पूरा समझते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 प्रोसेस में क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ तो प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा। तो ये हमारा है टेम्परेचर, और ये हमारी है एंट्रोपी। टेम्परेचर और एंट्रोपी, टेम्परेचर बढ़ा जी, बढ़ा। एंट्रोपी बढ़ी नहीं बढ़ी। ये जो कंप्रेसर है इसमें क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो इसकी ना तो इसे हीट दी जा रही है और ना इससे हीट ली जा रही है, ना तो इससे हीट दी जा रही है और ना इससे हीट ली जा रही है। तो एंट्रोपी में चेंज होगा, हीट ना तो देंगे ना हम हीट लेंगे, तो एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और टेम्परेचर बढ़ा तो हमने यहां से स्टार्ट किया, हमने कहा कि भाई एंट्रोपी कांस्टेंट है तो लाइन सीधी जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लाइन को सीधी ले जाए। तो हम ले गए लाइन को सीधी। ये होगी हमारी 1 से 2 प्रोसेस, और ये हमारा हो गया कंप्रेसर, कंप्रेसर, और ये हमारी कंप्रेशन प्रोसेस होगी। तो अब एक चीज देखो, साथ के साथ अपने देख लेते हैं। हमने जब फ्रिज चलाने के लिए स्विच ऑन किया था तो सबसे पहले इसी ने वर्क करना स्टार्ट किया। कंप्रेसर ही क्या करेगा, सबसे पहले कंप्रेस करना। तो हम वर्क किस पे करते हैं, हम वर्क करते हैं कंप्रेसर पे। तो एक दो चीज होती है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। एक होती है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो हमें वर्क देती है, एक होती है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी ये वर्क देता है या वर्क लेता है। तो हम ये जो कंप्रेसर है ये वर्क लेता है। तो यहां कंप्रेसर पे क्या हुआ, ये कंप्रेसर में सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ा और एंट्रोपी रही कांस्टेंट, और इसने क्या कर लिया, वर्क लिया। वर्क इनपुट बोल दूं, इसने वर्क लिया है। इसके बाद में देखो क्या हुआ, यहां से ये कंप्रेसर से चला और गया कंडेंसर में। कंडेंसर ने क्या किया, हीट खींच ली। जब हीट खींचेगा तो एंट्रोपी घटेगी, हीट खींचेगा तो एंट्रोपी घटेगी। ये आपको समझ में आया हुआ है। और टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि जब इसने हीट ली, हीट खींची तो इसमें था वेपर, और वेपर कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और जब फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, फेज चेंज हुई तो इस हीट को क्या बोलेंगे, जो बाहर खींची जा रही है, लेटेंट हीट, क्योंकि फेज चेंज हुई और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो यहां पे देखो, जब हीट खींचेंगे तो एंट्रोपी कम होगी, हीट खींची तो एंट्रोपी हुई कम, और टेम्परेचर रहा कांस्टेंट। तो हमारी ये 2 से 3 प्रोसेस आ गई। ये देखो 2 से 3 प्रोसेस। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इसे मैं बोल सकता हूं कंडेंसर, इसे बोल सकता हूं मैं कंडेंसर। आई समझ में। और यहां पे हीट क्या निकाली जा रही है, बाहर, और ये हीट जो बाहर निकाली जा रही है इसे मैं लेटेंट हीट बोल सकता हूं, गुप्त ऊष्मा बोल सकता हूं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या हुआ, 3 से 4 प्रोसेस क्या हुई, एक्सपेंशन वाल्व लगा था। ये जो लिक्विड आया इसे क्या आगे क्या कर दिया, इसने एक्सपेंड कर दिया, इसका प्रेशर कम कर दिया और टेम्परेचर कम कर दिया। तो देखो एक्सपेंशन वाल्व में क्या एंट्रोपी कम हो रही है या बढ़ रही है, ना तो हम इसे हीट दे रहे हैं ना इसे हीट ले रहे हैं, ना हीट देते हैं ना हीट इसे लेते हैं, तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। एंट्रोपी चेंज नहीं होने का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो लाइन सीधी आएगी, एंट्रोपी कांस्टेंट तो लाइन सीधी। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कर दिया कम। देखो टेम्परेचर हो गया कम, और ये हमारी प्रोसेस होगी 3 से 4। अब हम फ्रिज के अंदर पहुंचते हैं। इवेपोरेटर लगा होता है, इवेपोरेटर क्या करेगा, हीट को करेगा गेन। जब हीट को गेन करेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी,
और इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी एक तरह से जो लिक्विड होगा वो लिक्विड हीट गेन करेगा और किसमें इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेटर के अंदर इवेपोरेट हो जाएगी। तो फेज चेंज हुई, फेज चेंज जब होगी तो क्या होगा, फेज चेंज जब होगी तो ये हीट जो ले रहा है ये क्या होगी हमारी लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट के अंदर अब क्या हुआ, लेटेंट हीट होगी। और दूसरा एंट्रोपी, हीट ले रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी और टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। एंट्रोपी बढ़ेगी तो लाइन ऐसी आएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट तो लाइन ऐसे। तो देखो एंट्रोपी बढ़ रही है और टेम्परेचर क्या रह रहा है हमारा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट और एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये हमारा साइकिल हो गया पूरा, इसे बोलते हैं हम टीएस डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। और ये हमारा आ गया रिवर्स्ड कार्नो साइकिल, रिवर्स्ड कार्नो साइकिल। और हीट इंजन जो होता है उसमें ये कैसे बनेगा, उसमें ये टीएस डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये तो इसमें देखो रिवर्स प्रक्रिया हो रही है, उसमें ये चलेगा कुछ इस प्रकार, इस प्रकार। तो इसका उल्टा ही तो होता है, इसका उल्टा ये हो गया। अब देखो इन प्रोसेस के हमें नाम जरूर याद करने होते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 नंबर में 2 नंबर में जिस प्रकार से भी। तो अपने इस प्रोसेस का नाम याद करते हैं। देखो सबसे पहले 1 से 2 प्रोसेस देखते हैं हम, प्रोसेस देखते हैं 1 से 2। प्रोसेस 1 से 2 में क्या हुआ, प्रोसेस 1 से 2 ये थी, यहां पे हमने क्या किया था, प्रेशर बढ़ाया था और टेम्परेचर बढ़ा था। प्रेशर जब कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं ये मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो पहले प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, कुछ इस पर आपको रीजन समझ में आ जाएगा। आपने प्रीवियस वीडियो में लिक्विड वेपर डोम तो पढ़ा होगा, लिक्विड वेपर डोम पे आधारित होता है ये। कैसे पता चलेगा, देखो हमने लिक्विड वेपर डोम कुछ इस प्रकार बनाया था, कुछ इस प्रकार बनाया था, ये हमारा था क्रिटिकल पॉइंट। अब एक चीज देखो कि मान लो कि हमारा लिक्विड यहां था, इवेपोरेटर में लिक्विड आया वो यहां था, ये लिक्विड ने हीट गेन की और कन्वर्ट हो गया ये वेपर में। ये वेपर लाइन होती है और ये लिक्विड लाइन होती है। ये लिक्विड था पूरी तरह संतृप्त लिक्विड था और ये संतृप्त वाष्प में कन्वर्ट हो गया। अब ये संतृप्त वाष्प में कन्वर्ट होने के बाद क्या किया जाता है, इसे कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस क्यों किया जाता है, देखो यहां से यदि वेपर को वापस लिक्विड में बदलेंगे तो लेटेंट हीट की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। यदि हम क्या करें, कंप्रेस करके इसका प्रेशर बढ़ा दें, तो हमें पता है कि जैसे मान लो ये लाइन थी तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन थी कुछ इस प्रकार, आगे वाली प्रेशर बढ़ेगा तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन और ऊपर हो जाएगी, और बढ़ेगा प्रेशर तो और ऊपर हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो यहां लिक्विड था यदि और यहां वेपर था, इस वेपर को प्रेशर बढ़ा के यदि मैं यहां ले आऊं और फिर इसे कन्वर्ट करूं मैं लिक्विड में, तो मुझे लेटेंट हीट की आवश्यकता कम पड़ेगी। यदि मैं इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दूं, इस वेपर का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दूं, तो ये पहुंच जाएगा यहां पे, तो इसके लिए मुझे लेटेंट हीट की आवश्यकता और कम पड़ेगी। यानी यहां पे हम क्या करेंगे, हीट निकालेंगे, क्यू को बाहर निकाल लेंगे, वो हमारी लेटेंट हीट ही होगी। तो क्योंकि फेज चेंज हुई है, तो यहां पे वेपर था यहां पे लिक्विड था, ये वेपर चेंज होगा लिक्विड में और हीट करेंगे हम रिजेक्ट, तो यहां पे हमें कम करनी पड़ेगी। इसलिए कंप्रेसर के अंदर प्रेशर को बढ़ाया जाता है ताकि कंडेंसर में आने के बाद जो फ्रिज के पीछे जालीनुमा संरचना होती है उसमें आने के बाद थोड़ी सी एयर लगते ही ये वापस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, इसलिए प्रेशर बढ़ाया जाता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में ये हीट, इसके बाद में इसे भेजा जाता है आगे, जैसे इससे होते हुए इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में क्या होता है, हीट गेन करती है, ये थोड़ी सी यदि हीट गेन करते ही वेपर में कन्वर्ट हो गया, थोड़ी सी हीट गेन करते ही वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे लिए तो फायदेमंद नहीं है। कुछ यहां से कुछ ज्यादा इजेक्ट करेगी तो यहां ठंडक ज्यादा पैदा करेगी, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका प्रेशर फिर से घटाया जाता है। तो ये देखो एक्सपेंशन वाल्व की मदद से प्रेशर घटा दिया, प्रेशर घटाने के बाद ये पहुंच जाएगा वापस यहाँ पे, और उसके बाद में ये जो फेज चेंज होगी तो ये यहाँ से लेटेड हीट लेगा और क्या करेगा, अपनी फेज चेंज करेगा, तो यहाँ कूलिंग इफेक्ट दिखा देगा, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये सिस्टम होता है इसका। अब हम प्रोसेस के बारे में जान रहे थे, अब प्रोसेस के नाम देखते हैं क्या होता है। देखो 1 से 2 प्रोसेस में हम कर रहे थे कंप्रेस। तो पहली बात तो ये कि ये रिवर्स साइकिल है, पहली बात तो ये क्योंकि ये रिवर्स है। बताया था कि कार्नो इंजन में कार्नो साइकिल और रेफ्रिजरेटर उसका उल्टा होता है, तो उसमें रिवर्स्ड कार्नो साइकिल। तो पहली बात तो ये क्या है, रिवर्स है। ये आप दे सकते हो, ये देखो ये रिवर्स थी और वो थी ऐसे और ये जो है ऐसे। तो सबसे पहले हम लगा दिया रिवर्स, सबसे पहले रिवर्स। 1 से 2 प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अब देखो कंप्रेसर में क्या होगा,
जो वेपर थी हमारी वो कंप्रेस हो रही थी, तो प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, लेकिन क्या इसकी एंट्रोपी चेंज हो रही थी? क्या इसे हीट दी जा रही थी या इसे हीट ली जा रही थी? तो ऐसा तो कुछ काम हुआ नहीं, तो एंट्रोपी क्या रही? कांस्टेंट। जब एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है तो इसे हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक। ये मैंने पहले बताया था कि एंट्रोपी कांस्टेंट है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कि एंट्रोपी कांस्टेंट, यानी ना तो इसे हीट ली जा रही और ना इसे हीट दी जा रही, तो उसे हम लिख सकते हैं एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म। तो इसे मैं लिख देता हूं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। देखो, रिवर्सिबल, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल या एडियाबेटिक बोल सकते हैं। रिवर्सिबल, एडियाबेटिक, और यहां क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, तो इसे बोलेंगे रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन ये प्रोसेस है हमारी 1 से 2, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ना हीट ली जा रही ना हीट दी जा रही और कंप्रेस हो रही है, तो 1 से 2 प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब देखो 2 से 3 प्रोसेस। प्रोसेस 2 से 3 में क्या हो रहा है? प्रोसेस 2 से 3 में क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट करवाई जा रही है। हीट रिजेक्ट करवाई जा रही है। जब यहां पे हम क्या करें? हीट रिजेक्ट कराने, तो एंट्रोपी चेंज होगी? जी होगी, एंट्रोपी चेंज होगी। लेकिन एक चीज देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो रिवर्सिबल, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। रिवर्सिबल, रिवर्स्ड, इसे रिवर्सिबल ना बोल के रिवर्स्ड बोलो, रिवर्स्ड आइसोथर्मल। रिवर्स्ड आइसो, देख लो भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, रिवर्स्ड आइसोथर्मल। और यहां हीट क्या कराई जा रही है? निकाली जा रही है, यानी हीट रिजेक्ट कराई जा रही है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ये हमारी होगी दूसरी प्रोसेस। रिवर्स्ड पहली थी रिवर्स्ड आइडियाबेटिक कंप्रेशन जो यहां थी, फिर 2 से 3 हमारी प्रोसेस होगी रिवर्सिबल रिवर्स्ड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। अब आगे देखो क्या हुआ, 3 से 4 प्रोसेस हमारी क्या हुई? 3 से 4 में ना तो हीट दी जा रही थी ना हीट ली जा रही थी, तो ये होगी हमारी आइसेंट्रोपिक या एडियाबेटिक। दूसरा क्या था? यहां पे ना हीट ली जा रही है ना हीट दी जा रही है, और क्या हो रहा है यहां पे? एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो इसे हम 3 से 4 प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? रिवर्स्ड आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक या एडियाबेटिक बोल सकते हैं, या फिर एडियाबेटिक। और देखो यहां पे हुआ था कंप्रेस, यहां पे हो रहा है एक्सपेंड यानी एक्सपेंशन, तो इसे बोलेंगे रिवर्स्ड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, रिवर्स आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहां क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हुआ। इसके बाद में 4 से 1 प्रोसेस देखो क्या थी? 4 से 1 इवेपोरेट हुआ था, हीट को किया था गेन। जब हीट को गेन करेगा तो एंट्रोपी चेंज होगी, लेकिन यहां हो रही थी फेज चेंज, तो टेम्परेचर रहा था हमारा कांस्टेंट। तो ये 4 से 1 जो प्रोसेस है ये हमारी हो जाएगी रिवर्स्ड आइसोथर्मल, आइसो शॉर्टकट लिख रहा हूं, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल के बाद में क्या? हीट क्या हो रही है? गेन हो रही है, तो मैं हीट एडिशन लिख सकता हूं, तो इसे मैंने लिख दिया हीट एडिशन। हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन। तो ये हमारी 4 प्रोसेस होती है। अब देखते हैं आगे, हमने 4 प्रोसेस देखी। पहली प्रोसेस थी हमारी 1 से 2 जो हमारी हो रही थी कंप्रेसर में, इसी पे हमने क्या किया था? वर्क किया था। 1 से 2 में क्या हुआ था? रिवर्स तो सभी में लगाएंगे क्योंकि उल्टा है, इसलिए इसमें एंट्रोपी क्या थी? कांस्टेंट थी, क्योंकि ना तो इसे हीट दी जा रही थी ना हीट इससे ली जा रही थी, एंट्रोपी कांस्टेंट थी। एंट्रोपी कांस्टेंट, तो इसे बोलेंगे आइसेंट्रोपिक या एडियाबेटिक। लेकिन क्या हो रहा था? कंप्रेस, तो कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दूसरी प्रोसेस 2 से 3 प्रोसेस, यहां हमारा क्या लगा है? कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम होता है? हीट का रिजेक्ट करवाना। हीट जब वो निकालेगा तो फेज चेंज होगी, फेज चेंज होगी तो एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हीट निकाल रहे हैं तो एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन फेज जब भी चेंज होती है, आप ये याद रखना कि जब भी फेज चेंज होती है तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है।
हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार देखा है, जहां हम फेज चेंज कर रहे थे वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा था। अभी क्या हुआ, 2 से 3 कंडेंसर था, वहां क्या था, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर कन्वर्ट हो रही थी लिक्विड में कंडेंसर के अंदर, क्योंकि हीट रिजेक्ट करवा रहे थे। तो एंट्रोपी कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, तो कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर। इसे बोलते हैं आइसोथर्मल। तो रिवर्स्ड आइसोथर्मल हीट एडिशन, सॉरी ये हीट एडिशन लिख दिया, यहाँ हीट रिजेक्शन लिखना था, यहाँ लिखना था हमें हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, और यहाँ लिखना था हमें हीट एडिशन। देखो अब देखो 2 से 3 में हमारे पास क्या था, 2 से 3 में हमारे पास है कंडेंसर, हीट कराई जा रही है, रिजेक्ट, तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। 3 से 4 में हमारे पास था एक्सपेंशन वॉल्व, वो क्या कर रहा था, एक्सपेंशन वॉल्व उसके अंदर एक्सपेंड हो रही थी लिक्विड, जो हमारी लिक्विड बन के आई है वो एक्सपेंड हो रही, तो वो था एक्सपेंशन। लेकिन ना तो हीट दी जा रही थी ना हीट ली जा रही थी, तो इसके लिए इसे बोलेंगे एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक। और उसके बाद में प्रोसेस है हमारी 4 से 1। 4 से 1 प्रोसेस में क्या था, इवेपोरेटर के अंदर हीट जा रही थी और फेज जो लिक्विड था वो वेपर में बदल रहा था, यानी फेज चेंज हो रही थी। फेज जब भी चेंज होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और हीट गेन हो रही है तो एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो उसे बोलेंगे रिवर्स्ड आइसोथर्मल। हीट ऐड हो रही है तो एडिशन। ये हमारी थी 4 प्रोसेस। अब हम देखते हैं जो हमारा कार्नोट साइकिल है उसकी सीओपी कैसे निकालते हैं। सीओपी देखो क्या होती है, सीओपी में क्या हमने देखा था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है। रेफ्रिजरेटर की सीओपी होती है कि कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ा, जिस जगह को हमें ठंडा करना था उस जगह पर कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ा और कितना हमने वर्क किया, उन दोनों का अनुपात होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जिस जगह को हमें ठंडा करना था वो कितनी ठंडी हुई, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना पड़ा और हमने वर्क कितना किया। तो एक चीज देखो, जब हम फ्रिज का स्विच ऑन करते हैं तो हमारा सबसे पहले चलता है कंडेंसर, और उसी पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो वर्क निकलेगा इस जगह से, ये इतना हमारा कंप्रेसर है, तो वर्क निकलेगा यहां से, ये हम वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो इसका मान तो हम कहां से निकालेंगे, इसका मान तो निकल जाएगा यहां से। अब आ गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पड़ेगा, ये देखो यहां है हमारा इवेपोरेटर, ये हमारी फ्रिज से क्या करेगा, हीट को गेन करेगा, तो हमारा फ्रिज हुआ ठंडा, तो इस जगह हमारा क्या पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहां पड़ेगा, तो यहां ये प्रोसेस कौन सी है, 4 से 1, तो 4 से 1 यानी ये जो है यहां हमारा पड़ेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यहां पड़ेगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो अब आप एक चीज देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ रहा है हमारे 4 से 1 में, तो मैं यहां लिख देता हूं 4 से 1 प्रोसेस, ठीक है। और वर्क इनपुट है हमारा 1 से 2 प्रोसेस। लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पे हमारा टेम्परेचर जो है वो लो है और यहां हमारा टेम्परेचर जो है वो है क्या है, हाई है। यहां हमारा टेम्परेचर लो और यहां हमारा टेम्परेचर हाई। तो एक हमने चीज देखी थी पहले, प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने, यहाँ TH लगाया था, यहाँ हमने TL लगाया था, यहाँ हमने रेफ्रिजरेटर लगाया था, और यहाँ से हीट जारी थी, यहाँ QL हीट और ये QH हीट, और यहाँ पे हमने किया था वर्क। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ रहा था यहाँ, तो इसकी हमने COP कुछ इस प्रकार निकाली थी। हमने कहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी TL, और वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट हमने किस प्रकार से निकाला था, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर जा रही है, ये वर्क इसके ऊपर हो रहा है, तो W प्लस QL ये बराबर हो जाएगा QH के, तो QH के। फिर हमने क्या किया था, यहां पे हमारा था वर्क इनपुट, ये देखो यहां पे वर्क इनपुट, तो हमने क्या किया था, ये वर्क का मान निकालना था हमें, तो हमने किया कि वर्क बराबर हो जाएगा QH माइनस QL, और हमने क्या किया था, ये QH और QL को रिप्लेस कर दिया था TH और TL से, और यहां हमने लिख दिया था TH माइनस TL। ये हमारी थी रेफ्रिजरेटर की COP। ये चीज हमें यहां करनी है। तो यहां रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पड़ रहा है, यहां से यहां तक 4 से 1 प्रोसेस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो देखो यहां टेम्परेचर क्या है हमारा, लो है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो इसी लाइन पे पड़ेगा, तो हम इस लाइन को TL लिख सकते हैं।
तो मैंने लिख दिया इस लाइन को TL। ये देखो ये सेम चीज यहाँ थी और यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। उसके बाद में क्या हुआ, हमें वर्क इनपुट देखना है कि वर्क कहां से मिलेगा। तो वर्क, इस वर्क का हमने मान कुछ इस प्रकार निकाला था और ये निकला था। और यहां वर्क क्या हो रहा है, 1 से 2 प्रोसेस में हो रहा है। तो देखो यहां टेम्परेचर जो है ये हमारा है TL और ये हमारा टेम्परेचर है TH। तो देखो इस ये मान निकालना है तो TH में से TL घटा दूंगा, ये मान निकालना है तो TH में से TL घटा दूंगा। तो मैंने वर्क इनपुट को, इस इनपुट को क्या लिखता हूं, TH माइनस TL, और ये हमारी हो जाती है COP। ये हमारी हो जाती है COP। ये हमारा था कार्नो साइकिल। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हमारा वर्किंग फ्लूइड था एयर, लेकिन हमने समझने के लिए, कार्नो साइकिल को समझने के लिए हम रेफ्रिजरेशन के रूप में हम पहले पेट्रोल लेके चले, हमने पेट्रोल पे बात की थी, फिर हमने कह दिया कि लिक्विड से वेपर बन रहा है, ताकि आपको वो सिस्टम क्या आ जाए, समझ में आ जाए, पेट्रोल यूज नहीं होता, आपको समझाने के लिए किया था। ये सारा सिस्टम होता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। ये हमने फ्रिज का उदाहरण लेके किया था, लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, एयर रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होती है और एयर से किसी चीज को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जैसे हमारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन में हमें जो वस्तुएं अपने लेके जाते हैं, मान लो वहां कोई खाने पीने की चीजें, उन्हें ठंडे करने की जरूरत पड़ती है। यदि वहां हम फ्रिज लगाएं और वैसा कोई हम वहां पे रेफ्रिजरेंट यूज करें, तो उस रेफ्रिजरेंट को हमें वहां स्टोर करके रखना पड़ता है। मतलब वो साइकिल चलता रहता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज्यादा भारी ना हो, जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो भारी ना हो, क्योंकि उसे हल्का रखना पड़ता है। तो उसे भारी ना करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां जो वातावरण की एयर होती है उसे ही यूज कर लेते हैं। तो वहां क्या होता है, जो वातावरण की एयर होती है वहां एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होता है। तो वहां ये जो प्रोसेस होती है ये एयर के अंदर होती है, तो वहां एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होगा। जो लोग अंदर बैठे होते हैं उन्हें भी ठंडक की जरूरत होती है, तो वहां एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो हमें कोई वस्तुएं खराब ना हो तो वहां एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ताकि हमें क्या है, कोई और फ्लूइड हमें वहां पे लेके जाना ना पड़े। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।